13 अक्टूबर की रात क्रीमिया में, जिसे रूसी प्रचार द्वारा 10 सालों से एक सुरक्षित आश्रय छुट्टियों के लिए स्वर्ग के रूप में प्रचारित किया जा रहा था, सभ्यता की रोशनी अचानक बुझ गई। सिम्फेरोपोल से फियोदोसिया तक, सेवास्तोपोल से याल्टा तक लाखों लोग अपने घरों में, सड़कों पर और अपने कार्यस्थलों पर घोर बर्फीले अंधेरे में डूब गए। ये कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी, ये आधुनिक जीवन का एक तरह से विघटन था। क्रीमिया में रहने वाले लाखों रूसियों के लिए वह था जब युद्ध सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली एक खबर नहीं रह गया और उनके घरों में घुसकर उनकी जिंदगी निगल गया। हीटिंग सिस्टम बंद हो गए, रेफ्रिजरेटर बंद हो गए, टेलीफोन नेटवर्क ध्वस्त हो गए। बाहरी दुनिया से सारा संचार, सारे संपर्क एक पल में टूट गए। जब लोग अपनी खिड़कियों की ओर दौड़े, यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अंधेरे का कारण क्या था, तो उन्होंने पूर्वी क्षितिज पर एक दूसरा झटका महसूस किया। फियोदोसिया से कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई देने वाली विशाल लपटें आसमान में उठ रही थीं और उसे लाल रंग में रंग रही थीं। यह सिर्फ आग नहीं थी, यह एक चिता थी जो प्रायद्वीप की सारी जीवन ऊर्जा और उसकी गतिशीलता को जला रही थी। जिन लक्ष्यों पर हमला हुआ, वे बेतरतीब ढंग से नहीं चुने गए थे। यूक्रेन ने एक सर्जन जैसी सटीकता के साथ क्रीमिया की दो जीवन रेखाएं एक साथ काट दी थीं। फियोदोसिया में मुख्य तेल टर्मिनल, प्रायद्वीप में रक्त पंप करने वाला हृदय और सिम्फेरोपोल और फियोदोसिया में 330 और 220 किलोवोल्ट के मुख्य ट्रांसफार्मर स्टेशन हृदय से पूरे शरीर में रक्त पहुंचाने वाली मुख्य धमनियां। उस रात लाखों रूसी सिर्फ अंधेरे और ठंड में नहीं रह गए थे। उन्हें अभी तक अंदाजा नहीं था कि वे एक बहुत बड़े दुःस्वप्न में फंस चुके हैं, एक नरक सा फंसाव जो अगली सुबह शुरू होने वाला था। दिन की पहली किरण ने रात के अंधेरे से भी ज्यादा भयावह हकीकत को उजागर किया। अंधेरा तो बस सुकून का नुकसान था, लेकिन फियोदोसिया की लपटें कहीं ज्यादा घातक थीं। ईंधन खत्म हो चुका था। संचार लाइनें ध्वस्त होने के बावजूद यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। प्रायद्वीप का मुख्य ईंधन डिपो, जिसमें हजारों टन पेट्रोल और डीजल भरा था, नष्ट हो गया था। उस पल क्रीमिया को एक सुरक्षित आश्रय स्थल मानने का मिथक चकनाचूर हो गया। उसकी जगह शुद्ध आदिम दहशत ने ले ली। हजारों लाखों लोग एक ही सहज प्रवृत्ति से भागने के लिए अपनी कारों में कूद पड़े। वे पेट्रोल पंपों पर धावा बोलकर केर्च ब्रिज तक पहुंच गए, जो उनका एकमात्र रास्ता था। लेकिन स्टेशनों पर उन्हें मीलों लंबी कतारों और पेट्रोल पंपों की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा। पेट्रोल नहीं, ये दो शब्द क्रीमिया में बसे लाखों रूसी प्रवासियों के लिए मौत की सजा थे। उन्हें एहसास हो गया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वे फंस चुके थे। स्थानीय मीडिया चैनल गुस्से और लाचारी का केंद्र बन गए, जिसे क्रेमलिन नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। लीक हुए नागरिक वीडियो में लोगों को जनरेटर के ईंधन के लिए आपस में लड़ते सुपरमार्केट की खाली अलमारियों और सेवास्तोपोल व सिम्फेरोपोल की सड़कों को रात में घने अंधेरे में डूबा हुआ दिखाया गया था, जो भूतिया कस्बों में तब्दील हो गई थी। क्रीमिया, जिसे पुतिन ने 10 साल पहले अपनी ऐतिहासिक मातृभूमि के साथ फिर से जुड़ी पवित्र भूमि के रूप में प्रस्तुत किया था, अब एक ईंधन विहीन, शक्तिहीन और निराशाजनक द्वीप जेल बन गया था, जहां उसके निवासी फंसे हुए थे। रूसी लोगों के साथ वह मौन सामाजिक अनुबंध, मुझे राजनीतिक आज्ञाकारिता दो और मैं तुम्हें सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करूंगा। 13 अक्टूबर की रात को फियोदोसिया से उठती लपटों की रोशनी में झलकर राख हो गया था। स्थिरता खत्म हो चुकी थी, अराजकता शुरू हो चुकी थी। तो पुतिन का अभेद्य किला क्रीमिया, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणालियों से सुरक्षित माना जाता था, रातों रात इस आदिम अराजकता और लाचारी में कैसे फंस गया। इस पूर्ण पतन का कारण महीनों की योजना, सूक्ष्म खुफिया कार्य और आधुनिक युद्ध सिद्धांतों के चतुराईपूर्ण प्रयोग का नतीजा था। 13 अक्टूबर की रात सिर्फ 40 ड्रोनों की मदद से यूक्रेनी सुरक्षा सेवा और विशेष अभियान बलों ने सर्जिकल सटीकता के साथ क्रीमिया के दो महत्वपूर्ण अंगों को एक साथ निशाना बनाया, जिससे पूरी व्यवस्था स्तब्ध रह गई। इसका लक्ष्य सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि आधुनिक समाज के दो बुनियादी स्तंभों को ध्वस्त करना था, जिससे पूरी संरचना अपनी नींव से ही ढह गई। इस अराजकता का पहला और सबसे ज्वलंत कारण उस रात फियोदोसिया के आसमान में उठी भीषण लपटें थीं। यूक्रेनी मानव रहित हवाई वाहनों ने न केवल प्रायद्वीप के सबसे बड़े बल्कि सबसे रणनीतिक तेल टर्मिनल को भी निशाना बनाया। यह कोई साधारण भंडारण सुविधा नहीं थी, बल्कि क्रीमिया का रसद केंद्र था। जैसा कि ओपन सोर्स खुफिया विश्लेषकों और नासा के FRMS उपग्रह अग्नि संसूचन प्रणाली के आंकड़ों से पुष्टि होती है,
यह एक सप्ताह के भीतर इस सुविधा पर दूसरा और कहीं अधिक विनाशकारी हमला था। पिछले हमले में क्षतिग्रस्त हुए और अभी भी धुआं उगल रहे 3 टैंकों की मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन इस ताज़ा हमले में टैंक पूरी तरह से नष्ट हो गए। हमले के बाद यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, जिसकी पुष्टि पश्चिमी खुफिया सूत्रों ने भी की, नए हमलों में कम से कम 5 टैंक उड़ा दिए गए और कुल 11 विशाल ईंधन टैंक नष्ट हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से 10 टैंक हजारों टन डीजल, गैसोलीन और जेट ईंधन से लबालब भरे हुए थे, जिसे रूसी सेना ने मोर्चे पर भेजने के लिए जमा किया था। उपग्रह चित्रों ने आग की भयावहता को स्पष्ट रूप से दर्शाया और यह भी कि यह पूरी तरह से अनुपयोगी थी। इससे क्रीमिया के संचार तंत्र का मुख्य पंप नष्ट हो गया, जिससे प्रायद्वीप रक्तहीन यानी ईंधन विहीन हो गया और एक अपरिहार्य आघात में डूब गया। उसी रात प्रायद्वीप में छाए घने अंधेरे का कारण भी उसी सर्जिकल सटीकता से चुने गए लक्ष्य थे। यूक्रेन का लक्ष्य न केवल रोशनी बल्कि पूरे तंत्रिका तंत्र को पंगु बनाना था। यूएवी के झुंड ने क्रीमिया की 2 मुख्य धमनियों, उसकी 2 मुख्य जीवन रेखाओं को एक साथ काट दिया था। पहला निशाना खफरे ट्रांसफार्मर स्टेशन था, जो 220 किलोवोल्ट का मुख्य केंद्र था और केर्च ब्रिज के जरिए रूस से क्रीमिया तक बिजली पहुंचाता था। यह केंद्र पूर्वी क्रीमिया और केर्च प्रायद्वीप को बिजली आपूर्ति करने वाला सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। दूसरा और साथ ही इसका लक्ष्य 330 किलोवोल्ट का सिम्फरोपोल ट्रांसफार्मर स्टेशन था, जो प्रायद्वीप के सबसे बड़े शहरों जैसे सिम्फरोपोल और सेवास्तोपोल, इसके सबसे घनी आबादी वाले इलाकों और इसके सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों के साथ साथ सीधे जुड़े तवरेचेस्काया ताप विद्युत संयंत्र को बिजली आपूर्ति करता था। इस तकनीकी शब्दावली का सैन्य और नागरिक भाषा में अनुवाद सरल है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर से बिजली का तार हटा लिया था। उन्होंने बिजली ग्रिड काटकर पूरी व्यवस्था को पंगु बना दिया था, किसी पेड़ की शाखाओं को काटने की तरह नहीं, बल्कि सीधे तने से काटकर। ये 2 हमले आग और अंधेरा स्वतंत्र बेतरतीब हरकतें नहीं थीं। यह एक एकल व्यापक पूर्णतः समन्वित अभियान था, जिसका उद्देश्य क्रीमिया को सैन्य और नागरिक दोनों दृष्टि से निर्जन बनाना था। इसका उद्देश्य दुश्मन को धीरे धीरे कमजोर करना नहीं था, बल्कि उसे एक ही रात में कोमा में डालना था। इन 2 सर्जिकल हमलों के प्रभाव ने अगली ही सुबह क्रीमिया के नागरिक जीवन और सामाजिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया, एक ऐसी गति और हिंसा के साथ जो 1 दशक में कभी नहीं देखी गई। यह सिर्फ बुनियादी ढांचे के संकट की कहानी नहीं थी, बल्कि विश्वास के संकट, मनोवैज्ञानिक टूटन और क्रेमलिन द्वारा गढ़ी गई झूठी हकीकत के टूटने की कहानी थी। जिंदगी सचमुच ठहर सी गई थी। बिजली न होने का मतलब सिर्फ बत्तियां बुझना और घरों का ठंडा पड़ना नहीं था, इसके कहीं ज्यादा गहरे और विनाशकारी परिणाम हुए। अस्पताल, आपातकालीन कक्ष और ऑपरेशन कक्ष सीमित और अविश्वसनीय जनरेटर बिजली पर निर्भर हो गए। जल आपूर्ति करने वाले पंप बंद हो गए और लाखों घरों में नलों से पानी आना बंद हो गया। इस स्थिति ने अनिश्चितता और दहशत को और बढ़ा दिया। ईंधन की कमी ने इस गतिरोध को पूर्ण और अपरिवर्तनीय बना दिया। रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। खाने पीने और दवाइयों जैसी बुनियादी जरूरतों से लदे ट्रक सड़कों पर फंस गए। यहाँ तक कि आपातकालीन वाहन, एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियां भी केवल अत्यंत गंभीर मामलों में ही प्रतिक्रिया दे पा रही थीं, इस डर से कि कहीं उनके अपने ईंधन टैंक खत्म न हो जाएं। क्रेमलिन के नियंत्रण में क्रीमिया एक आधुनिक समाज नहीं रहा और एक विशाल संकट क्षेत्र एक खुली जेल में बदल गया, जहां बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थीं और हर गली और हर घर में अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही थी। हालांकि सबसे बड़ा विनाश क्रीमिया में रहने वाले रूसियों के दिलो दिमाग में हुआ। रूसी जनता के साथ पुतिन का मौन सामाजिक अनुबंध हमेशा एक साधारण समीकरण पर आधारित था। मुझे अपनी राजनीतिक स्वतंत्रताएं और असहमति का अधिकार दो और बदले में मैं तुम्हें सुरक्षा, स्थिरता और कुछ हद तक समृद्धि प्रदान करूंगा। वर्षों तक क्रेमलिन के प्रचार ने क्रीमिया को इस अनुबंध का एक ज्वलंत उदाहरण बताया। क्रीमिया को रूस की सबसे सुरक्षित जमीन, उसका अभेद्य किला, उसकी शांति का आश्रय बताया जाता था। इस हमले के साथ लाखों लोगों की आंखों के सामने वह अनुबंध दर्दनाक रूप से टूट गया। उस रात स्थिरता खत्म हो गई। युद्ध का भौतिक विनाश पहली बार व्यवस्थित और भयावह रूप से रूसी नागरिक आबादी के घरों, रसोई और शयन कक्षों में प्रवेश कर गया था। यह देखकर कि किले की दीवारें वास्तव में कितनी कमजोर थीं और कितनी प्रशंसित व्यवस्थाएं उनकी रक्षा करने में विफल रहीं, लोगों का उस राज्य पर भरोसा, जिस पर उन्हें विश्वास था कि वह उनकी रक्षा करेगा, पूरी तरह से डगमगा गया।
भय ने शीघ्र ही क्रोध, अनिश्चितता और विश्वासघात की भावना का रूप ले लिया। क्रेमलिन नियंत्रित मीडिया जहां खामोश रहा, वहीं स्थानीय मीडिया चैनल दहशत और विद्रोह का केंद्र बन गए, जिसे शासन अब और नियंत्रित नहीं कर सकता था। यह क्षति इतनी गहरी थी कि इसे मिसाइलों और बमों से भी नष्ट नहीं किया जा सकता था, और इसने क्रीमिया में रूसी आंतरिक मोर्चे के अपरिवर्तनीय पतन की शुरुआत को चिह्नित किया। और यह अराजकता नागरिक आबादी द्वारा दर्पण की तरह अनुभव की गई। यह सामाजिक गतिरोध बिना किसी देरी और कहीं अधिक तीव्रता के सीधे प्रायद्वीप पर रूसी सेना के गतिरोध में बदल गया, क्योंकि एक आधुनिक सेना चाहे कितनी भी शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत क्यों न हो, उस नागरिक ढांचे पर परजीवी होती है जिस पर वह काम करती है। वह अपनी बिजली से जलती है, अपने ईंधन से चलती है और अपनी सड़कों का इस्तेमाल करती है। नागरिक जीवन पर आने वाला हर संकट सेना पर कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा घातक असर डालता है। यूक्रेन की रणनीति इसी बुनियादी और क्रूर सच्चाई का फायदा उठाने पर आधारित थी। जो ईंधन नागरिकों को पेट्रोल पंपों पर नहीं मिल पा रहा था, उससे उनके बैरकों में मौजूद T-90 टैंक, BMP-3 बख्तरबंद वाहन और ग्रैड रॉकेट सिस्टम भी नहीं भर पा रहे थे। ईंधन के बिना अरबों डॉलर की लागत वाली ये बहुप्रशंसित युद्ध मशीनें जंग खा रही धातु के ढेर में तब्दील हो गईं, जो अपनी बैरकों से बाहर एक कदम भी नहीं चल पा रही थीं। रसद काफिले जिन्हें गोला बारूद, भोजन और सैनिकों को मोर्चे पर पहुंचाना था, रवाना होने से पहले ही रोक दिए गए। बेलबेक और ग्वार्देस्कोए जैसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर तैनात सुखोई 30 लड़ाकू विमान और Ka-52 हमलावर हेलीकॉप्टर, भले ही उनके टैंक पूरे भरे हुए हों, आसान निशाने के तौर पर हवाई पट्टी पर ही रहने को मजबूर थे। ईंधन टैंकरों और जमीनी सेवाओं के बिना उड़ान भरने में असमर्थ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवस्तोपोल में लंगर डाले कभी खतरनाक रहे काला सागर बेड़े के आखिरी अवशेष अब अपनी रक्षा करने या बंदरगाहों से निकलकर हमला करने की क्षमता खो चुके हैं। ईंधन के बिना वे अब युद्धपोत नहीं बल्कि केवल तैरते हुए लक्ष्य थे। क्रीमिया में हजारों रूसी कब्जाकारी सेनाएं रातों रात अपनी गतिशीलता, जो उनकी युद्ध क्षमता का सबसे बुनियादी तत्व है, पूरी तरह से खो बैठी। बिजली गुल होने से शहर अंधेरे में डूब गए और कमांड और नियंत्रण केंद्रों की स्क्रीन भी काली हो गई। वे उच्च तकनीकी प्रणालियां, जिनका इस्तेमाल जनरल और कर्नल वास्तविक समय में मोर्चे पर स्थिति पर नजर रखने, लक्ष्यों की पहचान करने और आदेश प्रसारित करने के लिए करते थे, अचानक खामोश हो गई। बैकअप जनरेटर शायद कुछ समय के लिए रोशनी जलाए रख सकते थे, लेकिन ये जनरेटर खुद डीजल ईंधन पर निर्भर थे, जो अब उपलब्ध नहीं था। और सबसे गंभीर झटका, बिजली के बिना रडार स्टेशन, जो अभेद्य माने जाने वाले S-400 और पैंटसिर वायु रक्षा प्रणालियों के दिमाग थे, अंधे हो जाएंगे। जो सेना अपने दुश्मन को देख नहीं सकती, अपने कमांडरों से संवाद नहीं कर सकती या आगे नहीं बढ़ सकती, वह सेना नहीं रह जाती। वह तो बस हजारों की एक अव्यवस्थित भीड़ है जो नष्ट होने का इंतजार कर रही है। नतीजतन 13 अक्टूबर की रात को क्रीमिया में रूसी सेना ने एक ही समय में अपनी मांसपेशियों, अपनी गतिशीलता और अपना तंत्रिका तंत्र, अपनी कमान और नियंत्रण क्षमताएं दोनों खो दी। नागरिक अराजकता ने अनिवार्य रूप से सैन्य गतिरोध को जन्म दिया। तो यह सब क्रीमिया पर तथाकथित अभेद्य वायु रक्षा कवच के बावजूद कैसे संभव हुआ, जिसके निर्माण पर पुतिन ने अरबों डॉलर खर्च किए थे और जिसे उन्होंने प्रचार फिल्मों और सैन्य परेडों में दुनिया के सामने एक ऐसी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया था जिसका कोई जवाब नहीं। यह प्रश्न क्रेमलिन और स्वयं व्लादिमीर पुतिन के लिए इस संकट की सबसे बड़ी शर्मिंदगी, सबसे बड़ी विफलता और सबसे दर्दनाक सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है। हमले के कुछ घंटों बाद रूसी रक्षा मंत्रालय का वह जाना पहचाना बयान, जिसमें उसने कहा कि क्रीमिया के ऊपर दर्जनों यूक्रेनी UAV सफलतापूर्वक नष्ट कर दिए गए, वास्तव में उनकी अपनी हार का घोषणा पत्र था। दर्जनों नकली UAV को मार गिराने का दावा करते हुए वे यह स्वीकार कर रहे थे कि वे असली हमलावर UAV को रोकने में नाकाम रहे, जिन्होंने प्रायद्वीप की सभी जीवन रेखाओं को काट दिया और सभी सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधा। यह ऐसा था जैसे आप अपने महल की बाहरी दीवारों की कुछ ईंटों की मरम्मत का दावा कर रहे हों, जबकि आपका खजाना और कमांड सेंटर ध्वस्त हो रहे हों। इस असफलता के पीछे तकनीकी विषमता और सामरिक नवाचार की जीत है, जो आधुनिक युद्ध के नियमों को नए सिरे से लिख रहे हैं। यह कोई क्रूर बल हमला नहीं था, बल्कि क्रूर बल और जटिल सिद्धांतों पर बुद्धि और तकनीक की स्पष्ट जीत थी। लीक हुए यूक्रेनी सैन्य दस्तावेजों और पश्चिमी सैन्य विश्लेषकों के आकलन के अनुसार इस ऑपरेशन की सामरिक प्रतिभा बहुस्तरीय धोखे पर आधारित थी। यूक्रेन ने महीनों तक यह विश्लेषण किया था कि रूसी वायु रक्षा प्रणालियां कैसे काम करती हैं,
उनके रडार किन आवृत्तियों का इस्तेमाल करते हैं और उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी धीमी है। हमले वाली रात उन्होंने इन कमजोरियों का बेरहमी से फायदा उठाया। शुरुआती हमलों में दर्जनों सस्ते नकली यूएवी शामिल थे जिन्हें रूसी रडार द्वारा खतरा समझने के लिए प्रोग्राम किया गया था, लेकिन वास्तव में ये केवल शोर और झूठे सिग्नल ही उत्सर्जित कर रहे थे। रूसी S-400 और पैंजर बैटरियों ने इन नकली लक्ष्यों पर अपनी बहुमूल्य मिसाइलें, जिनमें से प्रत्येक की कीमत लाखों डॉलर थी, आकाश में इन काल्पनिक विमानों पर बर्बाद कर दी, जिससे उनके सिस्टम पूरी तरह से संतृप्त हो गए और ऑपरेटर भ्रमित हो गए। अराजकता के इसी दौर में असली हमलावर ताकत कहीं ज्यादा उन्नत कैमकेज ड्रोन, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI सहायक नेविगेशन सिस्टम, कम रडार सिग्नल और अपने लक्ष्यों तक स्वचालित रूप से अंतिम पहुंच बनाने की क्षमता से लैस थे, रक्षा नेटवर्क में खुले अंधे स्थानों और गलियारों से फिसल कर निकल आए। इन ड्रोनों ने पहले से पहचाने गए महत्वपूर्ण ट्रांसफार्मर स्टेशनों और तेल टैंकों पर बिना किसी प्रतिरोध के सर्जिकल सटीकता से हमला किया। यही वह क्षण था जब क्रेमलिन का प्रचार बुलबुला फूट गया। इस घटना ने यूक्रेन के सस्ते, चतुर, लचीले और नेटवर्क केंद्रित युद्ध दृष्टिकोण के मुकाबले रूस के महंगे, बोझिल और केंद्रीकृत रक्षा सिद्धांत की पूर्ण विफलता को प्रमाणित कर दिया। यूक्रेन ने न केवल क्रीमिया पर हमला किया, बल्कि रूसी सैन्य तकनीक और सिद्धांत से जुड़े महान मिथक पर भी प्रहार किया। इस पूर्ण पतन ने पुतिन और क्रेमलिन को शतरंज की बिसात पर एक गतिरोध में डाल दिया है, एक ऐसी रणनीतिक शहमात की स्थिति जिसका कोई समाधान नहीं है, जहां हर चाल का परिणाम नुकसान ही होता है। क्रीमिया पुतिन के 20 साल के शासन का मुकुटमणि था, 2014 में उनके द्वारा जीते गए शाही ताज का सबसे चमकीला रत्न। वह रत्न पहले 13 अक्टूबर की रात फियोदोसिया की लपटों में जला, फिर पूरे प्रायद्वीप को अपनी चपेट में लेने वाले अंधेरे में डूब गया और अंततः जनता की दहशत और सेना की लाचारी के बीच हजारों टुकड़ों में बिखर गया। जो नेता अपने ही प्रचार के केंद्र, अपने ही विजय स्मारक, उस क्षेत्र की रक्षा नहीं कर सकता जिसे उसने मातृभूमि की पवित्र धरती घोषित किया था, वह अब दुनिया या अपनी ही जनता के सामने एक मजबूत नेता की छवि पेश नहीं कर सकता। यह सैन्य पराजय से कहीं अधिक गहरी, स्थायी और अपरिवर्तनीय प्रतिष्ठा की हानि है। यह पुतिन के करिश्मे और अजेयता के आभामंडल पर सबसे घातक प्रहार है। तो इस रणनीतिक गतिरोध के बाद भविष्य क्या लेकर आएगा इस हमले ने क्रीमिया में रूसी सेना और नागरिक आबादी को एक नाजुक जीवन रेखा, एक ही हवाई मार्ग केर्च ब्रिज पर निर्भर कर दिया है, जो लगातार यूक्रेनी मिसाइलों, नौसैनिक ड्रोनों और विशेष बलों के निशाने पर है और जिसकी रक्षा करना लगभग असंभव हो गया है। प्रायद्वीप पर सभी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, सभी आरक्षित ईंधन डिपो और सभी रसद केंद्रों को नष्ट करके यूक्रेन ने 20 लाख से ज्यादा लोगों और हजारों सैनिकों को इस एकमात्र कमजोर धमनी पर निर्भर बना दिया है। इसका मतलब है कि अंतिम और सबसे बड़े प्रहार यानी पुल के पूर्ण विनाश के लिए मंच पूरी तरह तैयार है। अब क्रेमलिन को क्रीमिया को जीवित रखने के लिए अपने सभी रक्षा संसाधन, अपनी सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां और अपना सारा ध्यान इस एक बिंदु, इस 19 किलोमीटर लंबे कंक्रीट ढांचे पर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और इससे यूक्रेन और भी कमजोर हो जाएगा और यूक्रेन के दूसरे मोर्चों पर हमलों के प्रति और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाएगा। यह शतरंज में अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने सभी मोहरों से एक खाने की रक्षा करने के लिए मजबूर करने जैसा है, जबकि आप बाकी बिसात पर कब्जा कर लें। यह शह और मात की स्थिति है और पुतिन के पास इस खेल में जीतने के लिए कोई चाल नहीं बची है। क्रीमिया के अंत की शुरुआत किसी जनरल के आदेश या टैंक की गोलाबारी से नहीं हुई। इसकी शुरुआत एक ऐसी मां की लाचारी से हुई जिसका फोन काम नहीं कर रहा था, एक ऐसे पिता की जो इंटरनेट से वंचित था और एक ऐसे घर में पेट्रोल पंप पर एक बेबस ड्राइवर की जहां बिजली नहीं थी। यूक्रेन अपने असली इलाके क्रीमिया पर अंदर से कब्जा कर रहा है। हमें चुनने के लिए धन्यवाद।